आपने ईरान पे सैंक्शंस लगाए, आपने समझा कि आपने ईरान को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ईरान आज भी ग्लोबल आईक्यू में नंबर 4 है। इज इट? हाँ, पूरे मिडिल ईस्ट को हम 80 नंबर पे हैं। हाँ, तो आपका जो सबसे बड़ा यूएसपी था कि हम सेफ हेवन हैं, उस पे बॉम्बिंग हो चुकी है। अब दुबई आज की तारीख में ऑफिशियली एडमिट नहीं करेगा, लेकिन दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट का क्रैश एक नजर हम देखें, हम 2008 वाले फेज में आ चुके हैं। बात कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, इसको लूटा गया है। भारत को बाहर से आकर कम लोगों ने लूटा है, यहाँ के रूलिंग क्लास ने ज्यादा लूटा है। आज भी आप देखें, ज्यादातर मिनिस्टर्स, सेंटर से लेकर स्टेट तक में आप देख लें, ज्यादातर मिनिस्टर जो हैं उनके अपने बच्चे तो यूएस में, यूरोप में सेटल हैं। उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है। जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनकी फैमिली तो अब्रॉड में सेटल है, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं। एक नारायण मूर्ति निकलेंगे, पूरी बेशर्मी के साथ अपने आप को, उनकी वाइफ भी सिंपल मूर्ति बताएंगी, पूरी बेशर्मी के साथ कहेंगे 70 घंटे यूथ को काम करना चाहिए। उनका ग्रैंडसन यूके में बॉर्न होगा, 250 करोड़, उसको बॉर्न होने का रिवार्ड उसको 250 करोड़ मिल जाएगा। इंडिया में 2/3 मॉल्स ऐसे हैं जिसको हम लोग टेक्निकली रियल एस्टेट की भाषा में घोस्ट मॉल्स कहते हैं। लोग कहते हैं ना, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ज्यादा रिटर्न मिलता है, रेजिडेंशियल से कम रिस्की होता है। मैं कहता हूं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से ज्यादा रिस्की कुछ नहीं होता है। एक नया चीज देखने लगा है कि एस्केलेशन क्लॉज डाल देंगे। एस्केलेशन क्लॉज क्या है? अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट हमें टेंडर अवार्ड हो गया और 2 साल हमारा टेंडर रुका रहा पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से, किसी वजह से, तो हम इसका एस्केलेशन क्लॉज है कि हम उतना पैसा लेंगे गवर्नमेंट। उसके बाद मुझे टेंडर मिल गया, मैंने अपने ही किसी चवन्नी छाप एनजीओ से एक पीआईएल डलवा दिया, 2 साल के लिए रुका रहा, उसका पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये करप्शन का एक ब्रांड न्यू लेवल है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, खुद अपने प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाकर 2-3 साल उसको डिले करा दो, ये भी हो रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा हर एपिसोड आपकी जानकारियों में इजाफा करे, नए नज़रिए दे और इमीडिएट सेंस में भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी कई तरीके हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमें मजबूत कर सकते हैं। रवि सिन्हा साहब, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु को दोबारा वक्त देने के लिए। और जब से ये वॉर शुरू हुई और दुबई में हमने देखा क्या हाल हुआ है, लोग परेशान हैं, वापस आ रहे हैं। तो जो बड़े बड़े लोग दुबई चले गए थे, उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया था, अगर नहीं भी गए थे तो इन्वेस्टमेंट बहुत हो गया था। भारतीय लोगों के लिए नेक्स्ट गो टू प्लेस दुबई बन गया था। तो मुझे ये ख्याल आया कि इससे पहले जब हम एक बार बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा था ये भी एक बबल है, और तब वॉर की कोई संभावना नहीं थी, और ये लगता था दुबई तो आइलैंड ऑफ पीस है, और वो ना किसी पंगे में फंसते हैं, ना वो किसी धार्मिक उन्माद में फंसते हैं। उनके यहाँ सेकुलरिज्म सबसे टाइट है, उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सबसे टाइट है, तो वो सबसे सेफ जगह है और सेफ्टी की तलाश में लोग वहाँ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। चीज़ें बहुत बदल गई हैं। बहुत बहुत स्वागत। अब बताइए क्या है? शुक्रिया शिवाजी। दुबई को समझने के लिए और खासकर दुबई में इंडियंस के इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम प्री वॉर रियलिटी पे बात कर लेते हैं। पोस्ट वार की रियलिटी तो बुरी तरह से बदल गई है, और उसका जो एग्जैक्ट डेटा पॉइंट है वो शायद जून एंड तक आएगा उस क्वार्टर का। हम प्रॉपर्टी मार्केट में बबल किसे कहते हैं? जब कोई भी मार्केट अपने फंडामेंटल्स के अगेंस्ट चला जाए, जब ओवर इन्वेस्टमेंट हो, जब प्राइस का इकोनॉमिक रैशनल से कट ऑफ हो जाए, तो एक बबल बनना शुरू हो जाता है। मैं कुछ डेटा पॉइंट वाइज बात करता हूं कि दुबई में जो नॉन अरब्स का इन्वेस्टमेंट है, मतलब दुबई के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी मार्केट में, आमतौर पर सालाना $140 बिलियन का रहा है। ये 2025 में बढ़कर $250 बिलियन पहुंच गया, और इसमें 22% कंट्रीब्यूशन इंडियंस का था। मतलब अगर मैं रुपयों में बात करूं तो 2025 में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चला गया। प्रॉपर्टी प्राइसेज 60% बढ़ गई। दुबई में अगर हम हाउसिंग के एब्जॉर्प्शन को देखें तो रफली 25 से 30 हजार यूनिट्स वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं साल में, लेकिन पाइपलाइन में 2025, 26, 27, 28 में 60,000, 70,000 यूनिट्स पाइपलाइन में है। इतना ज़्यादा जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एक बबल बना हुआ था। सवाल ये नहीं उठता है कि बबल अभी पूरा बर्स्ट हुआ है या नहीं हुआ है, सवाल है कि बबल तो है, और प्रॉपर्टी मार्केट के इस बबल को वॉर ने एक्सेलरेट कर दिया।
क्योंकि दुबई का सबसे बड़ा जो यूएसपी था वो था दुबई का सेफ हेवन का एक स्टेटस। लोग मानकर चलते थे कि यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है और यहाँ पे एक बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। सबसे पहले ये वक्त आ गया है कि दुबई यूएई को भी एक बात समझना पड़ेगा कि उनके मार्केट को अमेरिका ने नहीं संभाला था, उनके मार्केट को संभाला था इंडिया, चाइना, यूके, अफ्रीकन कंट्रीज ने। सारा इन्वेस्टमेंट यहां से आ रहा था। यूएई ने जो सबसे बड़ी गलती की, जिसको उन्होंने रिसेंटली एडमिट भी किया, उन्होंने कहा कि हम समझते थे अमेरिका हमारी हिफाजत कर रहा है, हम अमेरिका की हिफाजत कर रहे थे। तो आपका जो सबसे बड़ा यूएसपी था कि हम सेफ हेवन हैं, उस पर बॉम्बिंग हो चुकी है। अब दुबई आज की तारीख में ऑफिशियली एडमिट नहीं करेगा, लेकिन दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट का क्रैश एक नज़र हम देखें, हम 2008 वाले फेज में आ चुके हैं। और मैं क्रैश क्यों कहता हूं? लोग कहते हैं 10%, 15% की गिरावट हुई है प्रॉपर्टी प्राइसेज में। दुनिया में कहीं भी 10-15% की जो प्राइसेस डिफरेंस आते हैं, प्राइस रिड्यूस होता है, वो एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। प्राइस क्रैश की तरफ हम तब बढ़ते हैं जब 20-25% से ज़्यादा का प्राइस ड्रॉप होता है। अभी दुबई में किसी माइक्रो मार्केट में कहीं कहीं प्रॉपर्टी 40% तक ड्रॉप हो गया है और सारे लोग वहां से निकलकर दूसरे सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं। और मैं नॉन अरब इंडियंस वगैरह की बात क्यों करूं? अब तो रिपोर्ट ये आ रही है कि जो अरब्स रहते हैं दुबई में, वो अपना पैसा स्विस बैंक में पार्क कर रहे हैं। तो एक ऐसे माहौल में जब आपके अपने नेशनल आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी मार्केट आगे क्रैश होना ही होना है। इतना मार्केट एब्जॉर्ब, अगर वॉर नहीं होता तब भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है हमें जून एंड तक देखना होगा, और जून एंड में जब अगर सही रिपोर्ट निकल कर आती है, क्योंकि अभी देखिए हमारे पास जो भी डेटा पॉइंट मैंने आपको बताया वो मार्च तक का है, उसके बाद हमारी ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात हो रही है, कोई डेटा पॉइंट नहीं है। जून एंड के बाद हो सकता है दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट की वो ग्राउंड रियलिटीज आपको देखने को मिले जो 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में हुई थी। एक नॉर्मेटिव विजडम जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट की, वो ये है कि जब शेयर मार्केट गिरे तो पैसा लगाओ, जब भाव गिरे तो पैसा लगाओ। तो ये जो वहाँ भाव गिरा हुआ है, ये समय क्या पैसा लगाने का है या अब जितना नुकसान हुआ सो हुआ उसको बचाने का है? ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, एज एन इन्वेस्टर आप कौन है। देखिए, इंडियन इन्वेस्टर को मैं 2-3 लेवल पे रखता हूं। एक HNIs हैं जिनके दुनिया के कई शहरों में प्रॉपर्टीज हैं और जिनके लिए पैसा पार्क करना एक तरह की सरदर्दी है। वो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए दुबई की तरफ अभी भी देख सकते हैं, लेकिन वो हैं कितने? वो गिने चुने HNIs वैसे हैं। ज़्यादातर जो दुबई में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, ये कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स थे या छोटे छोटे बिजनेसेस वहाँ सेटल करने वाले लोग थे। ये उनकी कहानी नहीं है। उनके लिए उनका पूरा असेट ही प्रॉपर्टी मार्केट में पार्क था और उसमें 25 से 40% का जो प्राइस करेक्शन हुआ है, तो वो एक डिस्ट्रेस में है। अब उनके लिए एग्जिट लेना मुश्किल हो रहा है। और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि प्रॉपर्टी मार्केट में वर्ल्ड ओवर क्राइसिस है। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट एक्सपोज हो गई है क्योंकि वहां पे वार के हालात हैं। एक नजर अगर हम ग्लोबल प्रॉपर्टी मार्केट में देखें, चाइना का मार्केट क्रैश हुआ है, यूएस में स्लो डाउन है, यूके में स्लो डाउन है, इंडिया में डीप डिस्ट्रेस है। दुबई की बात हम कर चुके हैं। कोई ऐसा प्रॉपर्टी मार्केट नहीं बचा है जहां मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या दुबई में अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करनी चाहिए? मेरा एक फंडामेंटल सवाल है कि एक अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग की जब हम बात करते हैं तो हमें दूसरे असेट क्लासेज से उसे कंपेयर भी करना होगा। आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर एक नया ट्रेंड निकल कर आया है, ओवरसीज इन्वेस्टिंग। इंडिया में भी देखें, हालांकि इंडिया में गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। इंडिविजुअल के लिए जो LSR लिमिट है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, वो एक लिमिट है $2,50,000 की। चलिए वो फिर भी ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा एवरेज इंडियन नहीं इन्वेस्ट करते। म्यूचुअल फंड के लिए भी एक कैपिंग है $7 बिलियन की। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए एडिशनल $1 बिलियन की कैपिंग है। अगर हम इस तरीके से देखें तो दुनिया भर के इन्वेस्टर प्रॉपर्टी से अपना ध्यान हटा रहे हैं। बात चाइना की हो, US की हो, UK की हो। और वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड वार के स्टेज में हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, ये थर्ड वर्ल्ड वार कैसे हो सकता है, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है।
देखिए, हर वर्ल्ड वार का एक अपना कैरेक्टर होता है। हम इसे वर्ल्ड वार अगर नहीं भी मानते हैं, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है? फाइनेंशियल रीसेट होता है। दुनिया में जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, अचानक आया है, चाहे हम 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की बात कर लें, या 2008 के लेमन क्राइसिस की बात कर लें, या कोविड की बात कर लें, लेकिन इस वार का जो पूरा माहौल है वो ग्रेजुअल बिल्डअप होता गया है। वार तो ध्यान, अटेंशन डाइवर्ट करने का टूल बन गया है। यूएस का इस समय जो डेट है वो $40 ट्रिलियन है। तो हम, पूरी दुनिया बढ़ रही है एक फाइनेंशियल रीसेट की तरफ, और जब दुनिया फाइनेंशियल रीसेट की तरफ बढ़ रही है तो हर एक आम आदमी, हर एक इन्वेस्टर देखता है कि हमारे लिए हाई वैल्यू लिक्विड एसेट क्या है। हाई वैल्यू लिक्विड एसेट में आपका रियल एस्टेट नहीं हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट को कभी भी आप बेचना चाहेंगे तो वो आसानी से बेच नहीं सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर दो चीज़ों पर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। एक तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पे। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं कि मान लिया म्यूचुअल फंड के रास्ते मैं वर्ल्ड के कई कंट्रीज में इन्वेस्टेड हूं। यूएस का मार्केट गिरेगा तो यूरोप का उठेगा, यूरोप का गिरेगा तो चाइना का मार्केट उठेगा। इसीलिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। दूसरा फोकस गोल्ड पे जा रहा है, और गोल्ड बहुत ही अंडर वैल्यूड असेट है। दुनिया की जो टोटल वेल्थ है $474 ट्रिलियन, उसमें गोल्ड अभी भी सिर्फ $27 ट्रिलियन है। मतलब तकरीबन दुनिया भर की वेल्थ का सिर्फ 6% गोल्ड में है, और जितनी गोल्ड माइनिंग हो सकती थी दुनिया में उसका 85% के आसपास तक हो चुका है। तो एक इन्वेस्टर वेल इन्फॉर्म्ड होता है। देखिए, पैसा जिसको इन्वेस्ट करना होता है वो, उसके पास 50 कंसल्टेंट होते हैं। वो इस समय हाई वैल्यू लिक्विड असेट की तरफ जाएगा, और हाई वैल्यू लिक्विड असेट की जब वो बात करेगा तो वो देखेगा कि हम गोल्ड में जाएंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सपोजर ऐसे बढ़ाएंगे कि कोई एक मार्केट गिरा तो दूसरा मुझे कंपेंसेट कर देगा। एफआईआई इंडिया में क्यों आते थे? एफआईआई सिर्फ एक वजह से आते थे कि इंडियन मार्केट में ग्रोथ रेट फास्ट है। ग्रोथ रेट इसलिए फास्ट है कि यूएस में, यूके में आप देखेंगे 2%, 3% का रिटर्न है। हमारे यहाँ 6-7% का रिटर्न होता है, इसीलिए एफआईआई आते थे। लेकिन जैसे ही हमारी करेंसी गिरती चली गई, वैसे ही एफआईआई भागने लगे, क्योंकि फिर उनको पूरे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कॉस्ट ज्यादा दिखने लगा, उससे ज्यादा ल्यूक्रेटिव उनको यूएस मार्केट दिखने लगा। अब आपने दुबई की बात की। दुबई में मुझे खतरा इस बात पे नजर नहीं आ रहा है, एक इंडियन के नजरिए से मुझे दुबई में खतरा ये नजर नहीं आ रहा है कि प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो रहा है। मुझे सबसे बड़ा जो खतरा नजर आ रहा है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। देखिए, रुपया हमारा लगातार कमजोर हो रहा है। हमारा जो पूरा ट्रेड डेफिसिट है, हम आज वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो एक बार 91 में हुई थी, उस क्राइसिस से क्यों नहीं गुजर रहे हैं? जबकि हमारा ट्रेड डेफिसिट आज कितना है? $120 बिलियन हर साल का। इसको कौन कंपेंसेट कर रहा है? इसको कंपेंसेट कर रहा है आपका जो फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं। दुबई से हमारे यहाँ टोटल जो इंडिया में रेमिटेंस आते हैं वो है $138 बिलियन साल का। इसमें $50 बिलियन आपको मिडिल ईस्ट से आ रहा है, और जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो मेनली दुबई है। अब ये जो रेमिटेंस है 2016-17 में टोटल रेमिटेंस का 47% मिडिल ईस्ट से आ रहा था। ये आज गिर करके करीब करीब 37% रह गया है। और इस वॉर के बाद जो रेमिटेंसेस कम होंगे, मुझे उससे खतरा ज्यादा नजर आता है। प्रॉपर्टी मार्केट में जिनका पैसा इन्वेस्टेड है, क्रैश की वजह से वो एग्जिट नहीं कर पाएंगे या वो डिस्ट्रेस में बेचेंगे, वो एक इंडिविजुअल की रियलिटी है। पूरे देश की रियलिटी तो ये है कि अगर मिडिल ईस्ट से हमारे रेमिटेंसेज कम होते चले गए, दूसरी तरफ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका असर यह होगा कि रुपया और कमजोर होगा। रुपया और कमजोर होगा का मतलब है हमारे पूरे देश में महंगाई बढ़ेगी। इस इन्फ्लेशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? गवर्नमेंट लेवल पे अभी भी डिनाइल में रहने की आदत है इन्हें, लेकिन सच ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट की वजह से हम लोग सीरियस क्राइसिस में हैं। मिडिल ईस्ट जाने वाले जो लोग थे वो तो अब रुक ही गए हैं, वापस आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। और उसके साथ साथ देखिए, जो छोटे टिकट साइज़ में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वहाँ पे, वो लोग सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ गए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर तो वो रेंट इनकम जनरेट करना चाहते थे वहाँ से कि रहेंगे यहाँ, लेकिन अगर 10 करोड़ एक्स्ट्रा है, 5 करोड़ एक्स्ट्रा है, उन्होंने लगा दिया और अच्छी प्रॉपर्टी ले लिए, वहाँ पर रेंट आ जाएगा। अभी वो जो रेंट इनकम आनी थी वो तो रुकी गई है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी डिवैल्यू हो गई है। ऐसे समय में एक आम भारतीय जो खाता पीता परिवार है और इस तरह वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहता है, वो अब किस तरफ देखेगा? देखिए, दुबई में एक चीज़ बता देता हूँ। दुबई में इन्वेस्टमेंट 3 वजहों से होता था। ये सेफ हेवन का जो परसेप्शन है वो अपनी जगह है।
मैं सिर्फ फाइनेंशियल फंडामेंटल पे बात करता हूँ। पहला तो इनका सबसे बड़ा ये था कि वहाँ रेंटल वैल्यूज बहुत हाई थे, 6 से 9% के बीच डिपेंडिंग ऑन माइक्रो मार्केट। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी था, करेंसी डेप्रिशिएशन इंडिया का। इंडिया का करेंसी यूएई के मुकाबले में लगातार डेप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से पेट्रो डॉलर सिस्टम खत्म हो रहा है, अब यूएई की करेंसी भी वीक पड़ने जा रही है। तो आपको जो करेंसी एप्रिसिएशन का फायदा हो रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। और इसीलिए आज अगर हम इंडियंस का इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखें, अचानक से आप देखेंगे कि हर इंडियन जो है वो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर ले रहा है। आज अगर सरकार $7 बिलियन की जो कैपिंग है साल की म्यूचुअल फंड की वो हटा दे, तो आप देखेंगे कि तकरीबन हर कोई ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। कैपिटल मार्केट की तरफ जाने के 2-3 फायदे हैं। पहला तो ये कि हमें करेंसी एप्रिसिएशन मिलेगा। दूसरा ये कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, एक मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो दूसरे से हम बेनिफिट ले लेंगे। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब भी हमें लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी हम लेके निकल लेंगे। मेरे ख्याल से यूएई गवर्नमेंट ने 3-4 जो फंडामेंटल गलतियां की हैं। पहली गलती ये की है कि उन्होंने ये एज्यूम कर लिया था कि अमेरिका अलायंस उनके फेवर में है। वो उनके फेवर में नहीं था, वो अलायंस पूरी तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था। दूसरी गलती उन्होंने ये की है कि किसी भी इकोनॉमी में रियल एस्टेट एक ग्रोथ ड्राइवर तो हो सकता है, इकोनॉमी का मेन इंजन नहीं होता है। आज आप देखें, यहीं पर विजन की बात आती है। आप चाइना को देख लें, लोग कह रहे हैं चाइना प्रॉपर्टी मार्केट में भी स्लो डाउन है। हाँ, हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? जब चाइना में गवर्नमेंट ने देखा कि प्रॉपर्टी मेन ग्रोथ ड्राइवर बन गया है, तो उन्होंने 3 रेड लाइन पॉलिसी लेकर आए। ये 3 रेड लाइन पॉलिसी क्या थी? बेसिकली वो रेड लाइन पॉलिसी ये थी कि आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, इस लाइन को। और वो क्या था? आपका डेट इक्विटी रेशियो को कंट्रोल किया। एक डेवलपर उसके डेट इक्विटी में 70% से ऊपर नहीं जा सकता है। अब हम इंडिया और दुबई के अगर डेवलपर्स को देखें और उनके डेट इक्विटी रेशियो को देखें तो शायद 500% से ज्यादा है। वो उनके पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन बिल्ड करते चले जा रहे हैं। दुबई में ऐसी ऐसी स्कीम्स आने लगी थी, जो स्कीम कहती थी कि आपको 1% पैसा देना है। मतलब कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं और 100 महीने तक आप हमें पेमेंट करें, घर आपका। ये जो ओवर लिवरेज्ड गेम चल रहा था, ये गेम कहीं ना कहीं जाकर एक बबल बस्ट होना था। आज दुबई की हालत ये हो गई है कि वो खासकर इंडियंस को इनवाइट करने के लिए अब वो ये ऑफर लेकर आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये भी एक शॉर्ट साइटेड विजन है। अब वो ये ऑफर लेकर आ रहे हैं कि आपको हमें 2 साल की रेजिडेंसी के लिए जो 7,50,000 दिरहम की बात थी कि इतना इन्वेस्ट करना होगा, मतलब तकरीबन 2 करोड़ रुपए, अब वो कह रहे हैं कुछ भी इन्वेस्ट करो, हम आपको 2 साल की रेजिडेंसी देने को तैयार हैं। ये भी एक शॉर्ट साइटेड विजन है। सी, दुनिया भर में एक पैटर्न देखा गया है, रियल एस्टेट का साइकिल जब भी कभी वो आपका ग्रोथ का मेन इंजन बन जाता है तो वहां पे क्रैश आता है। यहां पे पूरी दुनिया को चाइना से सीखने की जरूरत है। आप कहेंगे कि चाइना में रियल एस्टेट, देखो आज सच तो यह है कि चाइना में 2005 के लेवल पे प्रॉपर्टी मार्केट आ गई है। मतलब जिन लोगों ने 20 साल में जो वेल्थ क्रिएट किया था वो वाइप आउट हो गई है। लेकिन वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से है, क्योंकि वो एक बात समझ गए थे, एक एवरेज चाइनीज ओवर लिवरेज हो रहा था और उसका पूरा का पूरा असेट ही रियल एस्टेट में जा रहा था, तो उसको उन्होंने कर्व किया, पॉलिसी इंटरवेंशन से कर्व किए। दुबई गलती ये कर रहा है कि अभी और फर्दर इनवाइट कर रहा है। मुझे लगता है कि दुबई को भी एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, और ये वॉर जो है दुबई को पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पर, हर लेवल पे एक रीथिंकिंग का मौका दे रहा है। अगर वो नहीं संभलते हैं तो मुझे लगता है कि दुबई शायद 2008 से ज्यादा बुरे दौर में जाएगा, और इंडियंस के लिए दुबई कहीं से ल्यूक्रेटिव नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप वो इंडियन हैं जो वर्ल्ड के कई हिस्से में पैसा पार्क करते हैं। तो आज दुबई सस्ता मिल रहा है, लेकिन ऐसे इंडियंस कितने हैं? ट्रू। तो दुबई अगर अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है और बुलाने की कोशिश कर रहा है इन्वेस्टर को, और ख़ासकर रियल एस्टेट इन्वेस्टर को, तो वो ये क्यों ना करे? क्योंकि अब तो उनके यहाँ प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा होगा, या बहुत डिमांड में फ़र्क आया होगा और बार्गेनिंग पावर परचेज़र की, बायर की बढ़ गई है। तो ये सही वक्त नहीं रहेगा। एक इकॉनमी अगर खुद को इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकता है कि वो ऑयल बेस्ड इकॉनमी से बिजनेस बेस्ड इकॉनमी बन जाए, टूरिज्म बेस्ड इकॉनमी बन जाए, तो वो यही मॉडल रियल एस्टेट के साथ क्यों नहीं फॉलो कर सकता है? आप रियल एस्टेट को जो पूरे दुनिया के लोगों का पैसा पार्क करने का एवेन्यू बना रहे हैं,
चलिए मैं एक चीज कहता हूं, मैं अगर दुबई के पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस कर रहा हूं तो मैं तो सबसे पहले एडवाइस करूंगा कि आप फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ क्यों देख रहे हैं। आपके जो अरब नेशनल स्विस बैंक में पैसा डाल रहे हैं, मतलब कि आपकी सिस्टम पे आपके अपने लोगों का भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल है जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि आप फॉरेनर्स को इनवाइट करना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहते हैं, और हर साल 350 मिलियन डॉलर का यहाँ के कॉर्पोरेट्स फॉरेन में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे को अपनी गवर्नमेंट में ही भरोसा नहीं है तो हम फॉरेनर्स कैसे उम्मीद करेंगे कि फॉरेनर्स आके हमारी इकॉनमी पर भरोसा करें। दुबई वही गलती कर रहा है जो गलती आज इंडिया में भी मैं देखता हूं। आप सोचते हैं कि हमें FII आएगा। देखिए पिछले कुछ सालों में FII लगातार वापस गए। डिनाइल में रहना एक बात है कि हमारा DII इन्वेस्टर बेस बहुत स्ट्रांग हुआ है। DII बेस जो स्ट्रांग हुआ है उसकी आप फंडामेंटल समझिए। ये पैसा SIP से आ रहा था। SIP से जो पैसा आता है वो पैसा ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट होता है। एक FII जो होता है वो आपके मार्केट के वैल्यूएशन को देखता है, मार्केट के फंडामेंटल को देखता है। अभी DII में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि SIP के फंड के पास पैसा आएगा, उसको मार्केट में डिप्लॉय करना है। इस वजह से बहुत सारे खासकर पेनी स्टॉक्स जो हैं या मिड साइज स्टॉक्स हैं वो अपने मार्केट फंडामेंटल से बहुत आगे निकल गए हैं। अब क्या यही गलती दुबई नहीं कर रहा है? क्या दुबई को यह देखने की जरूरत नहीं है कि उनके नेशनल जो हैं वो जाकर स्विस बैंक में पैसा रख रहे हैं? क्या दुबई को यह देखने की जरूरत नहीं है? रियल एस्टेट को छोड़ दीजिए, आपका दुबई फाइनेंशियल मार्केट में रियल्टी इंडेक्स 30% डाउन है। सवाल यह उठता है कि आप हमेशा फॉरेन नेशनल को जो इनवाइट करते हैं उसके पहले आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्री के लोगों का ट्रस्ट तो बनाइए। यही फर्क हो जाता है दुबई इंडिया वर्सेस चाइना में। तो जो भारत के लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने ये सवालों को तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि वो ये देखें कि दुबई के अमीर कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दुबई के लोगों का कितना भरोसा है, ये तो वो सोच ही नहीं रहे थे। वो तो सिर्फ ये देख रहे थे कि भारत से बेहतर इस परिस्थितियाँ हैं और यूरोप क्योंकि इजाज़त नहीं देता है, वाइट वेस्ट इजाज़त नहीं देता है, तो वाइट वेस्ट की सारी सुविधाएँ यहाँ पर हैं, हम यहाँ चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ का सेकुलरिज्म भी बहुत इम्प्रेस करता है कि वो उनको कोई मतलब नहीं है आप किसी भी धर्म के हों, सड़क पर मत लाइए अपना धर्म। तो ये वाली बात भी हमें, क्या हम लोग दुबई जैसे लॉ एंड ऑर्डर, दुबई जैसे सेकुलर, दुबई जैसे सिक्योर, इक्वालिटी बिफोर लॉ और लॉ एंड ऑर्डर की जो एक उनके यहाँ एक डीप समझ ये है कि आपने एक बार गलती की वो माफ़ नहीं करते। क्या हम भारत को ऐसा नहीं बना सकते कि भारत का पैसा दुबई ना जाए, भारत में ही रह जाए? सवाल उठता है क्या हम वैसा बनना चाहते भी हैं? यही मेरा सवाल है। क्या हमारी वो प्रायोरिटी है? जो पढ़े लिखे लोग, जो बहुत वोकल लोग हैं, जो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, जो अपना पैसा दुबई जैसी जगहों पर लगा रहे हैं, मेरा ये सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा भूभाग जो दुबई तो देखिए बहुत फीका है प्रकृति के तौर पे, अगर आप देखें हमारे आगे कुछ नहीं है। वो भारत जैसे रिच कंट्री को जिसको कुदरत ने सब कुछ दिया, वैसा हमारी एम्बिशन वैसा बनने की है ही नहीं। ये ऐसा कैसे हुआ? हमेशा एक बात कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, इसको लूटा गया है। भारत को बाहर से आकर कम लोगों ने लूटा है, यहाँ के रूलिंग क्लास ने ज़्यादा लूटा है। आज भी आप देखें ज़्यादातर मिनिस्टर्स, सेंटर से लेकर स्टेट तक में आप देख लें, ज़्यादातर मिनिस्टर जो हैं उनके अपने बच्चे तो US में, यूरोप में सेटल हैं। उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है। जितने बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनकी फैमिली तो अब्रॉड में सेटल है, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और जिनकी प्रायोरिटी है वो उसको अपनी प्रायोरिटी बनाने की बजाय एक कल्चरल नेशनलिज्म के नाम पर एक अलग ही नशे में जी रहे हैं, 5 किलो अनाज में ही खुश हो रहे हैं। तो ऐसे में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, एक बात तो तय है, किसी भी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के पहले आपको अपने लोगों के इन्वेस्टमेंट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। यही गलती, देखिए दुबई ने जो गलती की है वो गलती आज की नहीं है। पेट्रो डॉलर सिस्टम आने के बाद से ही पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका का कॉलोनी बनकर रह गया था। मैं तो एक लेवल पर कहता हूं कि ईरान ने बहुत सही किया है कि ईरान ने पूरे एक्सपोज करके रख दिया है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी। आपने ईरान पे सैंक्शंस लगाए, आपने समझा कि आपने ईरान को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ईरान आज भी ग्लोबल IQ में नंबर 4 है। इज इट? हाँ, और ईरान आज भी पूरे मिडिल ईस्ट को, हम 80 नंबर पे हैं। हाँ,
हम 80 नंबर पे हैं। और मैं अभी अगर अलग अलग रैंकिंग बताऊंगा, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में 143rd नंबर पे हैं। हम वर्ल्ड में कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। इतने बुद्धू हैं हम सिर्फ आत्ममुग्ध हो सकते हैं कि हम बहुत महान हैं। हम चाणक्य हैं, विश्व गुरु हैं। हम विश्व गुरु हैं, लेकिन वो 80 नंबर पे हैं हम विश्व गुरु हैं जो क्लास में 180 लोगों के बीच में 80 नंबर पे खड़ा है। लेकिन पूरा मिडिल ईस्ट ने जो गलती की थी, चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पे है। इट इज सच ए रिविलेशन। ईरान ने तो रास्ता दिखाया है पूरे मिडिल ईस्ट को। देखिए, अगर ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट होता है, जो कि अब होकर रहेगा, तो इसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा, लोग कहेंगे कि ट्रंप की गलतियों को नहीं। पहली बात तो यह है कि आज जो यूएस डॉलर के साथ हो रहा है वो ट्रंप की गलती नहीं है, वो गलती जो बाइडेन की है। आप पूरी जियो इकोनॉमी को समझें। जो बाइडेन ने जब 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर के बाद रसिया पर सैंक्शन लगा के उनके फॉरेन असेट्स को फ्रीज किया था, उसने रसिया और चाइना को मौका दे दिया पूरी दुनिया को समझाने के लिए कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आज जो हो रहा है, ट्रंप तो एक ऐसा लगता है कि दिन में 2 ड्रिंक लगाकर आते हैं, कुछ बोल देते, शाम के 2 ड्रिंक के बाद कुछ और बोल देते। जो बाइडेन की गलती की वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट हो रहा है, और इस ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट को सही डायरेक्शन में ला रहा है ईरान। रही बात मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट को ईरान ने समझा दिया है कि पूरे तुम लोगों ने जो पेट्रो डॉलर की गलती की थी, मिडिल ईस्ट आज भी वर्ल्ड का हर कोने से आ रहा इन्वेस्टमेंट पे टिका हुआ है। इवन सऊदी अरब दुबई मॉडल को कॉपी कर रहा था, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उस हालात में आपका इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होगी। तो आपके लिए सर्वाइवल का बहुत सिंपल ये है कि आप इस ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट का हिस्सा बनिए। और ये ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉलर अचानक से खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, हमें फाइनेंशियल सिस्टम वाइज बात कर रहा हूं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। ब्रिक्स करेंसी की भी बात हुई थी, शायद दोबारा उस पर बात होनी शुरू हो जाए। युआन बहुत तेजी से इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ पुश कर रहा है। तो इस ऐसे माहौल में आपको इंडियंस को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, और यही वजह है कि जो इंडियंस थोड़ा भी इंटरनेशनल मार्केट को समझ रहे हैं वो उन म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं जो मल्टी एसेट फंड है। मल्टी एसेट फंड क्या होता है कि वो म्यूचुअल फंड जो थोड़ा पैसा गोल्ड में डालते हैं, थोड़ा अमेरिकन मार्केट में डालेंगे, थोड़ा यूरोपियन मार्केट में डालेंगे। इंडियंस के लिए इस समय सबसे सेफ बेट वो है। जहां तक प्रॉपर्टी मार्केट की बात है, दुबई आपने देख लिया, आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता था। एक सवाल बार बार उठता है कि क्या उससे पैसा इंडियन प्रॉपर्टी में मार्केट में वापस आने लगा है? और मेरे पास इसका सिर्फ एक जवाब है कि अगर किसी ने प्राइवेट जेट से गोल्ड या डॉलर बरसाया हो इंडिया में, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंसेज के जितने फिगर आ रहे हैं हमारा रेमिटेंस कम हो रहा है। तो इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं आएगा। इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर वर्ल्ड ओवर अब ये लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। इंडिया अकेला ऐसा केस स्टडी है जहां प्रॉपर्टी मार्केट स्टॉक मार्केट से ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो एक ऐसे ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टी मार्केट में कौन आना चाहेगा? दूसरी तरफ इंडियंस को बहुत सारे कंट्री जैसे साइप्रस वगैरह हैं वो रेजिडेंसी देने को तैयार हैं। तो रिच इंडियंस का पैसा जो इंडिया से बाहर गया है वो तो नहीं आ रहा है। अब जो अभी लगातार फॉरेन असेट्स में पैसा जा रहा है वो भी एक चिंता की वजह है। और इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट, स्टॉक मार्केट दोनों बहुत ओवर वैल्यूड है। इंडिया में सिर्फ एक गोल्ड जो है वो सेफ असेट है। अब गोल्ड में भी मुझे एक फियर फैक्टर नजर आता है। अब बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि आप हर असेट क्लास में डर दिखाते हो। मैं सिर्फ आईना दिखाता हूं कि देखिए सच्चाई ये है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन आपका, मैं सिर्फ आपको एक आईना दिखाता हूं। पिछले दिनों बहुत गोल्ड खरीदा है भारतीयों ने। गोल्ड खरीदा है भारतीयों ने, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी मुझे नजर आ रही है जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो पेपर गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, देखिए पेपर गोल्ड का अगर मैं प्योरली इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 1:20 समझ में आता है। पर 1 ग्राम फिजिकल गोल्ड के मुकाबले मार्केट में 20 ग्राम का पेपर गोल्ड का होना। लेकिन वर्ल्ड ओवर एक शिफ्ट ये हुआ है कि 50 से 100 टाइम्स ये बढ़ गया है। एग्जैक्ट कितना इंडिया में है ये फिगर कोई रिलीज नहीं करेगा, लेकिन जो पेपर गोल्ड बढ़ रहा है उसमें 2-3 प्रॉब्लम है। ये ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है, न कि असेट बेस्ड सिस्टम है। ट्रू।
ये तब तक चलेगा जब तक कि सब लोग एक साथ अपना पैसा मांगने नहीं आएंगे। अचानक अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश हो गया, रीसेट हो गया, तो वैसे में क्या होगा कि आपका जो पेपर गोल्ड है, एक तो वो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी, फिजिकल गोल्ड पे प्रीमियम बढ़ जाएगा। और मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, कोविड के टाइम में फिजिकल गोल्ड की प्रीमियम मार्केट में बढ़ गई थी। ज्वेलर्स ये कहने लगे थे आम इंडियंस को कि जो कॉमेक्स पे रेट चल रहा है, हम उसमें से नॉर्मली 3% 5% डिडक्ट करते हैं, हम उस पर 1500 का प्रीमियम देंगे, आप हमें दे दो। तो ये ऑलरेडी एक बार हो चुका है। तो अब अगर कोई फाइनेंशियल क्रैश होता है, कुछ होता है, तो आपके पास जो पेपर गोल्ड है वो उसकी आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, वो उस समय के लिए फ्रीज भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, इन सब पे सोवरेन गारंटी है। इंडिया में सोवरेन गारंटी की कीमत यह है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। पहले आपने ये कहा था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे कोई टैक्सेशन नहीं होगा। लास्ट बजट में आपने ये कहा कि हाँ हमने कहा था, लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट से खरीदा है और 8 साल पूरा होल्ड करेंगे उनके लिए है ये। तो आप इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट कम होने का एक डर ये भी है कि यहां रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस हो जाते हैं टैक्सेशन में। इसीलिए मुझे लगता है कि गोल्ड को भी लेकर इंडियन को बहुत केयरफुल अब रहने की जरूरत होगी। फिजिकल गोल्ड को मैं रियल असेट आज भी मानता हूं, फिजिकल गोल्ड रियल असेट है। जहां तक रियल एस्टेट की डिमांड की बात होती है, अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट का मतलब लोग अपार्टमेंट समझते हैं। आज भी मैं कहता हूं कि रियल एस्टेट में लैंड ज्यादा कीमती असेट है। शहरों में आपको जो चमचमाती बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो असेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। क्योंकि अगर प्राइस क्रैश होता है या कोई भी फाइनेंशियल रीसेट होता है तो आपको उसके मेंटेनेंस के पैसे भरते रहने हैं, लेकिन उसमें ना आपको कोई टेनेंट मिलेगा, ना आप उसे बेच के निकल पाएंगे। तो इस समय पूरा का पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में एक डर है। उस डर के माहौल में इंडिया बहुत वल्नरेबल हालत में खड़ा है। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि इंडिया में दुबई से पैसा निकलेगा तो आएगा, तो मैं पूछता हूं कहां आएगा। रियल एस्टेट ओवर वैल्यूड है, स्टॉक मार्केट अपना फंडामेंटल से बहुत आगे निकलता दिख रहा है, तो ये पैसा आएगा कहां। और दूसरा, अगर आ रहा है तो किस रास्ते आ रहा है। रेमिटेंस के फिगर तो नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, अगर कोई प्राइवेट जेट से गोल्ड और डॉलर यहां पर आकर बरसा रहा हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक डर है। भारत के लोग भारत में जब ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और एक ग्लोबल सेंटिमेंट है भारत के हवाले से कि हमारा रुपया भी डिवैल्यू हो रहा है, हमारे टैरिफ की मार हम झेल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा डाउन हुआ है, सर्विस सेक्टर में हमारे यहाँ बदहाली है, और वो भी बहुत ख़ास इलाकों तक सीमित है, क्षेत्रों तक। तो भारत की इकोनॉमी इस समय, और रेमिटेंसेस का आपने जैसे बताया, भारत की इकोनॉमी इस समय कहाँ खड़ी है? इंडियन इकोनॉमी को अगर समझना है तो आपको कई लेवल पे देखना पड़ेगा। हमारे जॉब मार्केट के डेटा पॉइंट्स देखें, जॉब्स लगातार कम हो रहे हैं, कंजम्पशन लगातार गिर रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग लगातार कम हो रही है, और उनके स्टॉक के वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं। ये सारे क्लियर बबल के इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत साफ एक बबल का इंडिकेटर दिख रहा है। डीआईआई इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, अभी वो डीआईआई इन्वेस्टमेंट, हालांकि डीमैट अकाउंट्स लगातार बंद हो रहे हैं। डीमैट अकाउंट का जो क्लोजर रेशियो है मार्च के महीने में 100% चला गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर 10 नए अकाउंट खुल रहे हैं तो 10 बंद भी हो रहे हैं। ये एक स्ट्रेस दिखाता है, क्योंकि लोगों के पास परचेज पावर हिट हुई है। यहां पे लोग डेट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। उसमें आपने एक नहीं मल्टीपल लेवल पर गलती, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। आपने अभी जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था जो इंडिया ने मिस कर दिया। अमेरिका ने बहुत तेजी से ये पूरे वर्ल्ड को समझाया था कि चाइना +1 पॉलिसी की जरूरत है कोविड के दरमियान, क्योंकि एलिगेशंस ये लगे थे कि कोविड स्प्रेड करने में चाइना के लैब से ये स्प्रेड हुआ है, और हमें पूरा जो सप्लाई चेन है एक कंट्री पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अभी अमेरिकन कॉमर्स सेक्रेटरी इंडिया में आकर बोल देते हैं कि हम चाइना के साथ जो गलती कर चुके हैं इंडिया के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया के पास जो कोविड से अभी तक का जो एक विंडो स्पेस था उसका हमने फायदा नहीं उठाया। हम मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे सियासतदानों ने पब्लिक का बेवकूफ बनाया है, बनाने के नाम पर, और कुछ नहीं किया है। और हम छोटे छोटे कंट्री, वियतनाम वगैरह कंट्री, बांग्लादेश हमसे मैन्युफैक्चरिंग में आगे निकलते चले गए।
दूसरी बात यह कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को पूरी दुनिया समझ ही नहीं पाई कि यह गेम किसका था। लोग समझते हैं कि यह अमेरिका का गेम था। सच्चाई यह है कि अब मैं जो कहने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सच्चाई यही है कि अमेरिका में जो चाइना का एक अपना डीप स्टेट है, जो चाइना की अपनी लॉबी है, ये उसका खेला हुआ खेल था। क्योंकि चाइना पूरी दुनिया का ध्यान भटका रहा था कि मेरे यहां से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है, और चाइना को टाइम चाहिए था लो एंड मैन्युफैक्चरिंग से हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग पे जाने के लिए। आज चाइना पूरी तरह से हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या चाइनीज पॉलिसी मेकर, और एक बात समझिए, चाइनीज पॉलिसी मेकर के यहाँ उनके पास डेमोक्रेसी नहीं है, उनको किसी को अकाउंटेबल नहीं है अगले इलेक्शन में। उसके बाद भी उन्होंने जो 3 रेड लाइन पॉलिसी के तहत रियल एस्टेट पर क्रैकडाउन किया है, क्या वो नहीं जान रहे थे कि ये टेम्पररी एक शेकअप होगा? क्योंकि वो उन्होंने अपनी इकोनॉमी का पूरा डायरेक्शन ही बदल दिया है। वो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग पे चले गए हैं, क्योंकि चाइना ने एक चीज रियलाइज कर लिया था कि चाइना यंग पॉपुलेशन नहीं है, चाइना एजिंग पॉपुलेशन है। तो एजिंग पॉपुलेशन में उनके पास जो है लेबर फोर्स कम होता जाएगा। तो जब आपके पास लेबर फोर्स कम होगा तो आप मास प्रोडक्शन की बजाय क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। इंडिया ने अपना आज तक स्ट्रेंथ ही नहीं समझा। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद क्या बात हो रही थी? इंडिया सबसे यंग पॉपुलेशन है, तभी ये मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन इंडिया, ये सब की बात हुई थी। आज हम 10 साल उससे निकाल चुके हैं। आज इंडिया का एवरेज एज जो है 29 ईयर्स हो गया है। अगले 7-8 सालों में, 10 सालों में हम भी एजिंग पॉपुलेशन हो जाएंगे। हम भी उस मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आज जापान पहुंच चुका है। हमने अपने स्ट्रेंथ को कभी समझा ही नहीं है। हम एक फेक नैरेटिव में, एक आत्ममुग्धता में ऐसे फंसे रहे हैं कि हमने अपने कभी भी ना अपने वीकनेसेस पे काम किया, ना हमने अपने स्ट्रेंथ को समझा। और इसीलिए मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी बहुत वल्नरेबल है। मैं ये बात किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम साफ कह रहा हूं कि इंडिया के पॉलिसी मेकर्स में, इंडिया के पूरे पॉलिटिकल क्लास में इकोनॉमी को लेकर के कोई विजन ही नहीं है। अगर आपके पास इकोनॉमी को लेकर के विजन होता तो आज इंडियन इकोनॉमी इतनी वल्नरेबल हालत में नहीं खड़ी होती। मैं आम लोगों से मिलता हूं और ये बात मैं बोल रहा हूं, ये रिजोनेट करेगा एवरेज ऑडियंस से। आप सोच कर देखिए, पिछले 10 सालों में आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है और घर के खर्चे कितने बढ़े हैं। इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि ये वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ रही है, क्योंकि जिनके पास असेट्स हैं उनका असेट प्राइस का एक ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। आज इंडिया का 1% वेल्थ 40% के पास है, बॉटम 50% के पास सिर्फ 15% वेल्थ रह गया है। एवरेज हाउस होल्ड आज डेट में है। तो ऐसे हालात में हम इन्वेस्टमेंट की बात करें या सर्वाइवल की बात करें, हमें तो चॉइस तो इस समय यह करना है कि सर्वाइवल की बात करें। बाप रे, मैं क्या सवाल करूं मैं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, जिस भारतीय के पास, और ऐसे भारतीय कम हैं, बहुत कम हैं, जिनके पास 1 करोड़ रुपया अपनी ज़रूरतों के पूरी करने के बाद, अपने सारे डेट्स, लोन्स क्लियर करने के बाद 1 करोड़ मान लीजिए बचा हुआ है, वो दुबई में इन्वेस्ट करे या इंडिया में इन्वेस्ट करे, कहाँ जाए वो? दोनों ही जगह नहीं, दोनों ही जगह सेफ नहीं है। आज अगर आपके पास पैसा है तो अगेन एक कैविएट के साथ बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मैं पार्टली गोल्ड में रखूंगा, पार्टली मैं उस मल्टी असेट म्यूचुअल फंड में जाऊंगा जिसका कि ग्लोबल एक्सपोजर है। क्योंकि जैसा मैंने कहा आपसे कि ये जो एक कंट्री के इकोनॉमी का साइकिल नीचे जाएगा तो दूसरे का ऊपर जाएगा। तो इस समय ज्यादातर कंट्री में, इवन चाइना में आप देखिए, आप एवरेज चाइनीज का जो इन्वेस्टमेंट था, चूंकि दुबई की हम बात कर रहे थे और दुबई के प्रॉपर्टी में इंडियंस के बाद चाइना का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। आज सारे लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे हैं, लिक्विड फंड फॉरेन असेट्स को देख रहे हैं। जहां तक बात है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, इंडिया में आज कोई ऐसा असेट नहीं दिख रहा है जिसको कि मैं सेफ कहूं, अगर वो आप अपने लाइफ टाइम के लिए ढूंढ रहे हैं। हां, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं कि मेरा ग्रैंडसन बोले कि मेरे दादा बहुत विजनरी थे, तब आप जाइए। बहुत सारी इमर्जिंग एरियाज हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। लेकिन एक जो मिथ है इंडिया को लेकर, और इस मिथ पे मैं कई फोरम पे बात कर चुका हूं, हम लोग हमेशा खुद को चाइना के पैरेलल रखकर बात क्यों करते हैं कि हमारे पास भी उतना बड़ा मार्केट है। मार्केट सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं बनता है, मार्केट में लोगों के परचेज पावर से बनता है। इसको आप ऐसे समझें कि आप एक हाई एंड मॉल में जा रहे हैं,
वहां पे फुटफॉल से क्या ये डिसाइड हो जाता है कि वहां पे सेल कितनी हो रही है? विंडो शॉपिंग करके लोग आ रहे हैं, लोगों के पास परचेज पावर नहीं है। मैं आम तौर पे, एंड ट्रस्ट मी, ये मैं इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए करता हूं। मैं मॉल्स में जाकर, अलग अलग मॉल्स में जाकर टाइम स्पेंड करता हूं और मैं एक एक रिटेल आउटलेट्स को गौर से देखता हूं। मुझे रिटेल ग्रोसरी से ज्यादा कहीं आपको शॉपिंग एक्टिविटी नहीं दिखती है। और यही वजह है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आज जो रिटेल के मेजर चेन्स हैं, मैं नाम लेकर मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, जो रिटेल के मेजर चेन्स हैं, आज वो इस बार्गेनिंग स्पेस में आ चुके हैं कि हर मॉल में वो बिल्डर से कहते हैं, हम कोई आपको यहां का रेंटल नहीं देंगे, हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आएंगे, अगर आपको स्पेस देना है तो आप दो। और जितने फूड आउटलेट्स हैं, जितने ग्रोसरी के आउटलेट्स बड़े चेन्स हैं, सब बिल्डर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग पे आ रहे हैं। इज इट? हाँ, आपको देखकर लगता होगा कि एक बड़ा चेन है, कल तक वो किसी और नाम से किसी और ओनर का था, आज एक कॉर्पोरेट के पास है, उसके यहाँ हर मॉल में उसका प्रेजेंस बन गया है। क्या वो रेंटल दे रहे हैं? 10 साल पहले लोग कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप मॉल्स की शॉप्स वगैरह में इन्वेस्ट करिए, लेकिन उस धड़ाधड़ मॉल्स भी बंद हुए और विद इन मॉल्स कुछ फ्लोर्स तो शुरुआत ही नहीं कर पाए हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फिर सीधे फूड कोर्ट। इंडिया में 2/3 मॉल्स ऐसे हैं जिसको हम लोग टेक्निकली रियल एस्टेट की भाषा में घोस्ट मॉल्स कहते हैं। देखिए, मॉल, लोग कहते हैं ना कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ज्यादा रिटर्न मिलता है, रेजिडेंशियल से कम रिस्की होता है। मैं कहता हूं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से ज्यादा रिस्की कुछ नहीं होता है। हाँ, हाई रिस्क हाई रिटर्न का गेम है वो। अगर वो रिटेल स्पेस या बिजनेस सेंटर चल निकला तो 7% 6% का आपको रेंटल रिटर्न मिल जाएगा, रेजिडेंशियल में 2% मिलेगा। लेकिन रेजिडेंशियल अगर पिट भी गया तो किसी को रहने के लिए छत चाहिए, 2% नहीं 1% का रिटर्न मिल जाएगा। वहां पे अगर वो रिटेल चेन पिट गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कहने के लिए वो आपका है। रिटेल में, मॉल्स में, ऑफिस स्पेसेज में इन्वेस्टमेंट एक एवरेज इंडियन की रियलिटी नहीं है, वो डीप पॉकेट इन्वेस्टर की रियलिटी हो सकती है। और डीप पॉकेट इन्वेस्टर की प्रोफाइल पर आने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि आप जहां भी, किसी भी बड़े मॉल में, जितने बड़े रिटेल स्टोर्स आज देख रहे हैं, सब के सब अब प्रॉफिट सेंटर में आ गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा रिटेल चेन आया, ऑफिस स्पेस है, स्टूडियो अपार्टमेंट भी साथ में है। उसकी रियलिटी ये है कि एक बड़ा कॉर्पोरेट उससे 9 साल की लीज करता है, इस शर्त पे करता है। जो लोग इस एरिया के रियल एस्टेट को जानते हैं वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, वो चाहें तो कमेंट में नाम लिख सकते हैं। इस शर्त पे वो डील करता है कि शुरू के 3 साल में हम आपको सिर्फ मेंटेनेंस देंगे, अगले 3 साल 50% देंगे, लास्ट के 3 साल में जो रेंटल वैल्यू आज का है वो हम देंगे। इन्फ्लेशन को आप भूल जाइए। तो ये जो आपको जितना भी रिटेल स्टोर दिख रहा है, वो रिटेल स्टोर सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग में है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत रिस्की है इंडिया में, आमतौर पे लोग नहीं समझ पाते हैं और लोगों को लगता है कि यहां पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इंडियंस के लिए इस समय इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ कर करने का समय है, क्योंकि एक ऐसा फाइनेंशियल रीसेट मैं देख रहा हूं, एक ऐसा फाइनेंशियल रीसेट होगा जो शायद एक पूरी तरह से फाइनेंशियल क्रैश के रास्ते से होकर गुजरेगा। और उस क्रैश के रास्ते में आपके पास सर्वाइवल के लिए हाई वैल्यू लिक्विड एसेट ही काम आएगा। और हाई वैल्यू लिक्विड एसेट की जब मैं बात करता हूं तो मुझे फिजिकल गोल्ड के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब यहां पर मैं, कोई ये नहीं समझे कि मैं गोल्ड को प्रमोट कर रहा हूं। चांदी, वैसे लोग कहते हैं कि कॉपर और एल्युमिनियम तक, मतलब हालांकि उसको आप कितना स्टोर करेंगे, स्टोरिंग कॉस्ट अपने आप में अजीब है उसकी, लेकिन क्या चांदी को इसमें ऐड करें? देखिए, चांदी को ऐड मैं इसलिए नहीं करता हूं, उसकी वजह बताता हूं। स्टोरिंग तो एक प्रॉब्लम है, वो अलग है। चांदी हाई वॉलेटाइल एसेट है। चांदी एक दिन 4 लाख रुपए किलो है तो अगले दिन 2.5 लाख रुपए भी जा सकता है। अभी हाँ। 2 महीने पहले। दूसरा चांदी की डिमांड, अगर चांदी की यूटिलिटी देखें, सिल्वर की यूटिलिटी गोल्ड से ज्यादा है, क्योंकि सोलर पैनल, इंडस्ट्रियल यूज, ईवी, सब में सिल्वर का यूज है। लेकिन सिल्वर की माइनिंग पे वो कैपिंग नहीं है कि और अभी नहीं हो सकती है। गोल्ड में जितना हो सकता था 85% के आसपास तक हो चुका है, चांदी में वो कैपिंग नहीं है। दूसरा, कल को कोई टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई कि चांदी की जगह में कोई और मेटल आ गया, और ऐसा ये भी हाइपोथेटिकल नहीं है, चाइना इस खेल को समझ रहा है, तभी चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के इतना अपना एक्सपोर्ट रूल्स टाइट किया है।
तो कल को आपके पास कोई भी ऐसा असेट जिस असेट का ऑल्टरनेट आ सकता हो, वो असेट वॉलेटाइल भी है, रिस्की भी है। गोल्ड का इस समय इसलिए नहीं हो सकता है कि देखिए हम आज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की इकोनॉमी में हैं और हम अब एंटर करने जा रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की इकोनॉमी में। तो ये जो ब्रेटन वुड ट्रीटी हुई थी कि डॉलर ग्लोबल करेंसी होगी और उस ग्लोबल करेंसी को हम गोल्ड से बैक करेंगे, जिसको कि 1971 आते आते तक अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने चेंज कर दिया। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का कोई मेजर लॉस नहीं था। एक पर्ल हार्बर को छोड़ दें तो उनको कोई लॉस नहीं हुआ था और उन्होंने दो न्यूक्लियर बम गिराकर अपना एक मोनोपोली वर्ल्ड के ऊपर बना लिया। तो और सबसे बड़ी गलती ये रही कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने नहीं समझा कि तुम्हें इजराइल से अमेरिका नहीं बचा रहा है, इजराइल को प्रॉक्सी करके अमेरिका तुम्हारे साथ पेट्रो डॉलर का खेल खेल गया है। तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इकोनॉमी से निकलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की इकोनॉमी में जाएंगे, ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है। ये ट्रांजिशन कितना प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत पेनफुल होगा, कितना पेनफुल होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आमतौर पे हम लोगों का काम है लोगों को, कंज्यूमर्स को अवेयर रखना। तो हम यही अवेयर रख रहे हैं कि आप एक सेफ्टी वॉल्व तैयार रखिए, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब है अगले 2-3 साल के लिए मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस होगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आती है ना, तो वहां पर पॉलिटिकल लॉयल्टी काम नहीं करती है। वहां फिर पब्लिक उस सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है जिसकी ये आइडियोलॉजी के वो दीवाने रहे हैं। हंगरी में विक्टर ऑर्बान को लेकर, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर पब्लिक कितनी दीवानी थी, लेकिन क्या वही पब्लिक उनके खिलाफ नहीं उतरी? और मैं उसको पैरेलल इंडिया से भी करके देखता हूं। क्या नोएडा के वो फैक्ट्री वर्कर, ट्रस्ट मी, मैं उस दिन प्रोटेस्ट के समय वहां पर था, जो लोग सड़क पे उतरकर तोड़फोड़ कर रहे हैं वो वही चेहरे थे, वही यंग लड़के थे जो इसी रूलिंग पॉलिटिकल क्लास की आइडियोलॉजी के दीवाने रहे हैं। क्योंकि जब बात पेट पर पड़ती है ना, जब भूख सताती है, तो कोई आइडियोलॉजी काम नहीं करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रांजिशन होगा, ये फाइनेंशियल ट्रांजिशन बहुत पेनफुल हो सकता है। मैं दुआ करता हूं कि ये ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरा असेसमेंट पूरी तरह गलत हो, लेकिन ये एक फाइनेंशियल ट्रांजिशन बहुत पेनफुल हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको सिर्फ और सिर्फ हाई वैल्यू लिक्विडिटी असेट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो मैं तो गोल्ड रखूंगा, अगर मेरे पास उससे ज्यादा हैं तो मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर देखूंगा। लेकिन मैं लैंड में, और खासकर शहरों के ओवर प्राइस्ड लैंड में या अपार्टमेंट में, उस टाइप के रियल एस्टेट में नहीं जाऊंगा। रही बात जहां तक दुबई की है, दुबई अपने जिस कॉलिंग कार्ड पर खेल रहा था वही उसका सबसे वीक पॉइंट साबित हुआ कि आप सेफ हेवन हैं। जब तक आप अमेरिका के साए में हैं, अमेरिका और इजराइल के साए में रहकर कोई भी सेफ हेवन हो ही नहीं सकता है। अब तो ये लग रहा है कि अमेरिका ने तो उन्हीं को अंडर द बस फेंका है, गल्फ कंट्रीज़ को ही। उनको किसी भी तरह की सुरक्षा वो दे ही नहीं पाए। तो जो भी सैटेलाइट्स थे, जो उनके बचाव के तंत्र थे, वो सारे के सारे एक ही झटके में, एक हफ्ते में ही ईरान ने उसको एक्सपोज कर दिया। अमेरिका के पास देने को बचा क्या है? $40 ट्रिलियन के वो खुद डेट में है। आज अमेरिका का डेट इतना बढ़ गया है, ये जो भी ट्रंप कर रहे हैं वो बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट करने का खेल खेल रहे हैं। और सच ये है कि ट्रंप भी फंसे हुए हैं पूरी दुनिया के, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए आज अगर कुछ खतरा है तो वो इजराइल है। ट्रंप भी उसमें फंसे हुए हैं। और मैं यहां पर वो सब एप्स्टीन फाइल ये वो की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ट्रंप अमेरिका को $40 ट्रिलियन के कर्ज से बाहर कैसे निकालेंगे। मुझे लगता है कि किसी को ये कर्ज से बाहर आने की फिक्र ही नहीं है। चाइना के ऊपर भी कर्ज है, अमेरिका पर भी कर्ज है, जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं सब पर कर्ज है। तो ये तो आपस में इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है इन लोगों की। क्या ये बॉदर करते हैं कि ये जो देशों पर जो कर्जे हैं इसका क्या निकलेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं, अमेरिका का कर्ज और चाइना या किसी और कंट्री का डेट, दो अलग चीज़ें हैं। वजह बता देता हूँ। यूएस के साथ सबसे बड़ा कॉलिंग कार्ड यह था कि डेट बढ़ता जाएगा, हम डॉलर छापते जाएंगे, क्योंकि डॉलर को किसी अंडरलाइंग असेट से बैकिंग की जरूरत नहीं रह गई थी। तो इसलिए यूएस का वो डेट बढ़ता गया। बाकी दूसरे कंट्री का जो डेट बढ़ रहा है, किसी भी कंट्री का डेट, या आप कहिए हमारे आपके घर का ही कर्ज,
जब तक हम उस कर्ज का इंटरेस्ट सर्व करने की हालत में हैं, तब तक वो टॉलरेंस जोन में होता है। आज इंडिया के मिडिल क्लास की क्या क्राइसिस हो रही है कि डेट सर्व नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो यही इंटरनेशनली भी चलता है। भारत का डेट इतना बढ़ा है मोदी काल में। उस समय यही मोदी साहब भारत के डेट की जिक्र करते थे जब सिर्फ 56 लाख था। अभी इतना बढ़ गया है, 3 के आसपास पहुंच रहा है, 300 के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, अब भारत के लिए इसके क्या मायने हैं इस डेट के? ऐसा नहीं है कि इंडिया इस डेट साइकिल से नहीं निकल सकता। आज भी इतना डेट बढ़ने के बाद भी, जबकि मोदी गवर्नमेंट के टाइम में 4 टाइम्स बढ़ा है, आज भी आप इस डेट को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आपको मैंने आपसे के पहले किसी एपिसोड में भी ये कहा था कि हमारी प्रॉब्लम पूरी टैक्सेशन को लेकर है। इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है? 17-18% है। और हम कॉम्पीट किससे करना चाहते हैं? यूएस यूके से। वहां पे ये 40% है। अब आप सोचेंगे कि मैं टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर भी आता हूं। जितने वेलफेयर कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह में भी देख लीजिए, 40% का है। जब मैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने की बात कर रहा हूं, तो मैं आम जनता पे टैक्स का बोझ बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो उल्टा ये कह रहा हूं कि जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, जीएसटी, उसको खत्म कर दो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को आपको आम जनता पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम इंडिया में वेल्थ टैक्स लगा दें, अगर हम इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स लगा दें, तो हमारी 70% प्रॉब्लम इन 2 जगहों से सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि जो इस देश के वेल्दी हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो ये कहेंगे कि हम आपको पॉलिटिकल चंदा दें या वेल्थ टैक्स दें। समस्या यहां पर यह आ रही है कि हम आपको फाइनेंस करें या इसको करें। तो इसीलिए इंडिया में ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं आज भी इंडिया में अगर रूलिंग क्लास चाहे, तो इंडिया का डेट ऐसा नहीं है जो मैनेजेबल नहीं है। हां, उसके लिए आपको उन वेल्दी इंडियंस को शेकअप करना पड़ेगा जो आपको पैट्रोनाइज कर रहे हैं, जिनके फेवर में पॉलिसीज बन रही हैं। और पॉलिसी तो इस हद तक बन रही है कि अभी मैं किसी लॉयर से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि देखिए, एक तो आप समझिए कि इंडिया में जो परसेप्शन बना है कि करप्शन कम हो गया है, ये परसेप्शन क्यों बना है? ये परसेप्शन कहाँ बना है? आम आदमी तो परेशान है। आम आदमी, मैं बताता हूं कहां से आम आदमी को, जो एक सर्टेन आइडियोलॉजी वाले हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने चले जाएं, पासपोर्ट बनाने चले जाएं, ऐसी जगहों पे आपको पैसा पहले जो देना पड़ता था, अब नहीं है उतना। पहले तो हर विंडो पे पैसा देना पड़ता था। डिजिटल की वजह से वो तो है। यहां पर करप्शन कम हुआ है डिजिटल की वजह से। लेकिन जो ऊपर लेवल पे, फॉर एग्जांपल, एक टेंडर फ्लोट होता है, उस टेंडर की पहले तो पूरी शर्तें ऐसी होती हैं कि 2-3 लोग ही क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद उसमें क्या होता है कि एक नया चीज देखने लगा है कि एस्केलेशन क्लॉज डाल देंगे। एस्केलेशन क्लॉज क्या है? अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट हमें टेंडर अवार्ड हो गया और 2 साल हमारा टेंडर रुका रहा पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से, किसी वजह से, तो हम इसका एस्केलेशन क्लॉज है कि हम उतना पैसा लेंगे गवर्नमेंट से। उसके बाद मुझे टेंडर मिल गया, मैंने अपने ही किसी चवन्नी छाप एनजीओ से एक पीआईएल डलवा दिया, 2 साल के लिए रुका रहा, उसका पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। वाह, ये करप्शन का एक ब्रांड न्यू लेवल है। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरा मतलब पहले वो क्लॉज डलवाओ और उस क्लॉज को एक्चुअलाइज करने के लिए कहीं से मुकदमेबाजी शुरू कराओ, खुद अपने प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाकर 2-3 साल उसको डिले करा दो। ये भी हो रहा है। गजब है। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो सेक्शन 17A था, उसको डाइल्यूट कर दिया गया। वो क्या था? वो ये था कि अब ये पहले क्या था कि कोई भी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट आने पे एक्शन डायरेक्ट हो सकता था। अब आपको मिनिस्टर के लेवल से आपको अप्रूवल चाहिए होता है करप्शन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और अरुण जेटली ने जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसको ये कहकर जस्टिफाई किया था कि हम ये इसलिए सेक्शन 17A हटा रहे हैं क्योंकि इससे ऑनेस्ट ऑफिसर डिसीजन लेने में डरते हैं। और जिस दिन ये करप्शन का 17A हटा था, आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोग उनको भूखे दे रहे थे, तो आपने खत्म कर दिया वो रास्ता। आरटीआई डालने पर एक ही कॉमन जवाब मिलेगा, द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव शाउट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। एक सेक्शन 13D था कि आपको अगर
आपने कंप्लेंट डाला कहीं पर पुलिस में, यहाँ वहाँ किसी के करप्शन पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे, उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। तो ऊपर PIL को तो कोर्ट अब आपका, एक तो इंडिया के, मैं किसी कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट्स ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगे हैं, ये कौन है, इसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, इसके पास ये इतना फालतू टाइम है कि ये PIL लेकर आ गया। कई केसेज में PIL डालने वाले पर उल्टा फाइन लगा दिया गया है। तो आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, और फिर हम बात करते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है भाई? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो तब होता, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर आपने क्या किया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये हो गया कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए पॉलिसी को हमने गवर्नमेंट फ्रेंडली पॉलिसी कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सही मायनों में मतलब होता है लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर देना, कि कोई भी आकर उस बिजनेस में उसी तरीके से ऑपरेट करता है जिस तरीके से कोई बड़ा प्लेयर कर रहा है। क्या इंडिया में ये हुआ है? इसका एक ये भी है कि एनवायरमेंटल लॉस को आप फ्लाउंट करें, आप लेबर सिक्योरिटी, लेबर लॉस को आप फ्लाउंट करें, इन दोनों से आप मुक्ति पा लें, ठीक है। और फिर आप ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे आप जो काम कर रहे हैं, जो आपने बताया, वो तो अलग है। वही मैं कह रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी में आप अपने स्ट्रेंथ को और अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कहां कर रहे हैं? देखिए, हम जब बार बार आज डर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद की ग्लोबल इकोनॉमी कैसी होगी, 2-3 चीजें हैं जो फंडामेंटल हैं, जो हर किसी के लिए, दुनिया इधर से उधर बदल जाए, कोई फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए, एक चीज कभी नहीं बदलेगा, लोगों के खाने की जरूरत। और ये इंडिया का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता था। फूड सिक्योरिटी भी हमारी जेओपार्डाइज्ड है। हाँ, तो आपने जो सबसे बड़ी जो गलती की है कि आपका जो सबसे बड़ा कॉलिंग कार्ड बन सकता था कि इंडिया फूड सिक्योरिटी बन सकता था, मतलब बोल ऑफ द वर्ल्ड बन सकता था कि पूरी दुनिया को हम फूड सप्लाई कर सकते हैं, आपने उस पर कभी फोकस ही नहीं किया। आपकी कोई बजट की पॉलिसी कभी उसकी तरफ नहीं गई है। आप ऐसे देखिए कि आज भी इंडिया में 50% लेबर फोर्स जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। GDP का आप कहते हैं कि हमारा तो अब 1/3 ही रह गया है। 1/3 रह गया है। फॉर एग्जाम्पल IT इंडस्ट्री 5% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन नौकरी कितने लोगों को दे रहा है? 50 लाख लोगों को। टेक्सटाइल जो है 2% भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहा है। तो आपको इंडिया में फूड सिक्योरिटी पे अगर इन लोगों ने ध्यान दिया होता, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया होता। अब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के नाम पर वो नहीं जो आप बिल लेकर आए थे, जिसको कि कोई किसान मानने को तैयार नहीं था। रवि साहब, लोग बताते हैं, जो अभी भी कृषि से जुड़े हुए हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे लिए इतना महंगा हो गया है, जो कुछ भी चीज़ें उसमें लगती हैं, यूरिया क्या DAP DOP कुछ होता है, वो जो भी दवाएं उसमें चाहिए होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चाहिए है, बिजली चाहिए है, सब कुछ इतना महंगा हो गया उनके लिए कि घाटे का सौदा है। अब वो, और जिस तरह का मौसम की मार पड़ रही है, बेमौसम की बरसातें हैं, ओले हैं, ये सब है, कह रहे थे कि अगर 2-3 बार किसी किसान को ये नुकसान झेलना पड़ा, और आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सारी की सारी करप्शन से रिडन है। आपको जो पेपर्स चाहिए कि आपदा आई है और आपके यहाँ विनाश हो गया, आपकी फसल ख़राब हुई है, उसका जो सर्टिफिकेट हमें लोकल अथॉरिटीज़ से चाहिए, उसमें पैसा चलता है। यानी अभी पैसा तो बाद में कभी आएगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट प्रोक्योर करने के लिए ही पैसा देना पड़ता है किसान को। तो ऐसा किसान अगर 2-3 फसल नहीं उगाएगा, उसके बाद वो कहाँ रह जाएगा? वो मजदूरी करेगा, उसके पास और कुछ चारा नहीं, और औने पौने बेचेगा अपनी ज़मीन को। तो बहुत बुरा हाल है। अनफॉर्चुनेटली इस देश का सबसे बड़ा किसान जो बन जाता है उसको फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, क्या अमिताभ बच्चन इस देश का सबसे बड़े किसान हैं? लेकिन वो एग्रीकल्चरल इनकम दिखाकर टैक्स में छूट लेते हैं। एक एवरेज फार्मर इंडिया में आज भी 2 एकड़ से ज्यादा जमीन उसके पास नहीं है। आपकी पॉलिसीज उसके लिए क्या है? छोटा किसान क्या करे? आप कॉर्पोरेटाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री हो। पंजाब हरियाणा में फार्मर बिल आता है, उसके पहले एक कॉर्पोरेट हाउस का साइलोज बनना शुरू हो जाता है कि हम यहाँ फूड स्टोर करेंगे। तो क्या वो पॉलिसी किसी कॉर्पोरेट हाउस के ऑफिस में बैठकर बन रही है? आपको एक बात समझना है कि आपका जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ था, आपने उस स्ट्रेंथ पर काम नहीं किया है। ठीक है, मैं मानता हूं आपने मैन्युफैक्चरिंग, जैसे चाइना ने किया था, मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया। अब चाइना ने देखा कि देखो एजिंग पॉपुलेशन है, तो धीरे से हाई एंड पे शिफ्ट हो गया, रियल एस्टेट को थोड़ा सा कर्व कर दिया। उसमें कई लोगों के साथ नुकसान हुआ, कुछ लोगों की जो पिछले 20 साल का इन्फ्लेटेड प्राइस वैल्यू था वो कम हुआ, लेकिन कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो बुरा स्टेप नहीं था।
यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया है, आपने एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया है, आपने सिर्फ एक विंडो ड्रेसिंग की थी आईटी के सहारे। वो आईटी इंडिया में इसलिए आया था, कभी भी आपको किसी यूएस यूके में बैठे बड़े आईटी सेक्टर वालों से बात करनी होगी, वो तो इनको कोडिंग कुली कहते हैं। वो इससे ज्यादा इंडियन टैलेंट को कुछ नहीं मानता। और जितने बड़े आईटी के प्लेयर्स यहाँ पर बैठे हैं, वो चाहते भी नहीं थे इनोवेट करें, क्योंकि इनोवेशन करने का मतलब था वो अपने ग्लोबल क्लाइंट को नाराज करते। उनको तो इंडियन वर्कफोर्स को आप जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ना था। बिल्कुल। आज आईटी वाले कह रहे हैं कि एआई की वजह से हमारी जॉब चली जाएगी। मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। जब ट्रैक्टर आया था तो बैलगाड़ी चलाने वाले यही कहते थे, जब कार आई थी तो बैलगाड़ी चलाने वाले को लगता था कार आने की वजह से। जब भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, ग्रोथ होता है, और मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में बैलगाड़ी से कार का सफर जब हुआ, रिक्शा टांगा वालों ने बाकायदा तो आप देखिए उस समय रिक्शा तांगा में कितने लोग एम्प्लॉयड थे और आज फिर ऑटोमोबाइल में कितने एम्प्लॉयड हैं, ज्यादा ही हुए हैं वॉल्यूम में। तो एआई की वजह से नौकरी नहीं जा रही है, नौकरी इसलिए जा रही है कि आप अपने को बदलते टेक्नोलॉजी से एडाप्ट करके आप नई चीजें लेकर आने की हालत में नहीं हो। आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि हमारे पूरे इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मैं खासकर ये बात आईटी इंडस्ट्री वालों से करता हूं, क्योंकि देखिए हम लोगों के बीच में आईटी इंडस्ट्री वाले ज़्यादा भरे पड़े हैं, चूंकि हम लोग थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास में मूव करते हैं। आज भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कंट्री की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पॉलिसी में प्रॉब्लम है। नहीं, ये एआई की वजह से है। तो फिर तो एट टाइम्स मैं कहने पर मजबूर हो जाता हूं कि यू डिजर्व इट, क्योंकि आपने वही चुना है। हमारी जो सबसे बड़ी आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने उनके यहाँ R&D है ही नहीं। एक पॉडकास्ट पे मैं इसका जिक्र कर रही थी और एक्सपर्ट जो गेस्ट थे उन्होंने यही बताया कि वो तो सिर्फ आउटसोर्सिंग एजेंट्स बने हुए हैं। यहाँ का आदमी यहीं बना रहे और यहीं बैठ करके फॉरेन कंपनीज को सर्व करे, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। अच्छा ये बताइए, कमिंग बैक टू रियल एस्टेट, जो बहुत आम आदमी है, क्या इस क्रैश्ड होती हुई मार्केट में क्या अब उसका सपना पूरा हो जाएगा कि उसको एक मकान मिल जाए? एक चीज़ तो ये है, लेकिन अब एक मकान किस शहर में चाहिए, ये वाला बड़ा बुनियादी सवाल है। क्या उसको अपने छोटे से शहर में एक मकान चाहिए, या ये जो जहाँ उसको नौकरी मिलेगी वहाँ पर उसको एक मकान मिल जाएगा? देखिए, ये बहुत ब्रॉड डिस्कशन इंडिया का रहा है कि अगर इस देश में हर आम आदमी को, मतलब एक एवरेज फैमिली को 1000 स्क्वायर फीट का घर दिया जाए, तो टोटल इंडिया के अवेलेबल लैंड का वो सिर्फ 1% होगा। बताइए। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टॉप 8-10 सिटीज में रखा है। उसके बियॉन्ड आप जा नहीं रहे हैं। उसके बियॉन्ड जो नए शहर आपने बसाने की भी बात की, कोई भी नागपुर को उठाकर देख लें जहां मिहान आया था, या वृंदावन को उठाकर देख लें। देखिए, जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं उन्हीं को ये कन्वर्ट करके स्मार्ट सिटीज बना रहे थे। उसमें भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं बने हैं। नहीं, स्मार्ट सिटीज का तो ये है कि वो डम्ब सिटीज बनकर रह गए हैं, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक शहर, एग्जिस्टिंग जो टॉप 8-10 सिटीज हैं, उसके बियॉन्ड जो शहर आपने बसाने की कोशिश की है, मतलब पुराने शहरों को मॉडर्नाइज करना। आप नागपुर में ले लें, जहां मिहान मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब वगैरह बनाए, या अभी वृंदावन को ले लें, अयोध्या को ले लें। मेरा एक सीधा सा सवाल है, कोई पॉलिसी अनाउंस होने के पहले लैंड बैंकिंग कैसे शुरू हो जाती है? सही। तो आपने तो आम आदमी के लिए वहां भी नहीं छोड़ा है। आप करते क्या हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई फोरम पे ये कहा है कि एक कोई भी नया शहर बसाना हो, जैसे अभी हम बैठा हैं, हम बात करें नोएडा कंजस्टेड हो रहा है, ग्रेटर नोएडा कंजस्टेड हो रहा है, तो एक पॉलिसी आई कि न्यू नोएडा बनाएंगे, दादरी एरिया को, 80 गांव को हम एक्वायर करेंगे। अब ये खबर पब्लिक में अनाउंस बाद में होती है, बिल्डर्स के यहां उसकी चर्चा पहले हो जाती है। कहीं से तो कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई है, और ये एक ऐसा करप्शन है जहां मनी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। करप्शन आप तब पकड़ेंगे ना जब पैसा एक्सचेंज हुआ हो। ये तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लीक हुई है, बिल्डर के लोगों ने वहां पर पहले एक्वायर करके रखना शुरू कर दिया है। तो ये जो आपका पूरा आपने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करके रखा हुआ है, लैंड हम उतना ही रिलीज करेंगे जितना कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारे बिल्डर एब्जॉर्ब कर सकें।
उतना नहीं रिलीज करेंगे जितने की जरूरत आम इंसान को है, एक एवरेज इंडियन को है। ऐसे में रियल एस्टेट इंडिया में हमेशा हाईली ओवर प्राइस्ड रहेगा। और मैं कहता हूं चलिए आप वो भी करो, आप कॉर्पोरेट को भी फायदा पहुंचाओ, फिर आप रेंटल पॉलिसी कोई ढंग का लेकर आ जाओ, आम आदमी को कुछ तो आप प्रोवाइड कराएंगे। मॉडल टेनेंसी एक्ट से लेकर रेंटल हाउसिंग पॉलिसी, ये सब हमने बजट में एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स सुना है। एक आम इंसान बता दे उसको इसकी कितनी समझ मिली है या उसको इसका कितना फायदा मिला है। ये जो टॉप 8 सिटीज़ हैं जहाँ पर रोज़गार है, जहाँ आना पड़ता है हमारे युवाओं को काम करने के लिए, ये जो बबल बस्ट हो रहा है, ये जो मार्केट क्रैश हो रहा है, वहाँ पर उन लोगों के लिए कोई संभावना है कि अब वो ओनरशिप में आ जाएंगे, हाउस होल्डर हो जाएंगे? देखिए, आप एक बात समझिए, जब बबल बस्ट होता है, ये किसी भी इकोनॉमी में बहुत गलत परसेप्शन है कि बबल बस्ट का मतलब है कि चीज़ें सस्ती होंगी और एक आम आदमी आकर खरीद लेगा। जब इकोनॉमी में बबल बस्ट होगा, इंडिया में असेट प्राइस का बबल बस्ट होगा, तो सब चीज़ों की प्राइस कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। क्या उस दौर में आप कुछ खरीदने की हालत में होंगे? जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए। जापान से बड़ा क्लासिक के जापान आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक देखिए सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। आज जापान में इंडिया से सस्ते सस्ते घर मिल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी वहां की, जब बबल बस्ट होता है, असेट प्राइस का जो बबल बस्ट होता है, तो सब लोग बर्बाद हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ता है, जॉब्स कम हो जाते हैं, लोगों की परचेज पावर कम हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, जब ग्रोथ ड्रिवन इन्फ्लेशन होता है ना, जब चीजें ग्रोथ कर रही होती हैं तो इन्फ्लेशन फर्क नहीं पड़ता। उसका एक एग्जांपल देता हूं। मनमोहन सिंह की सरकार में 2005, 6, 7 में अगर हम देखें, इन्फ्लेशन हाई था, डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, लेकिन असेट क्रिएशन लोगों का क्यों हो रहा था? क्योंकि जब आपका इन्फ्लेशन ग्रोथ ड्रिवन इन्फ्लेशन है, कि चीजें महंगी हो रही हैं क्योंकि ग्रोथ भी साथ में हो रहा है। अभी जो हो रहा है उसको इकोनॉमिक्स में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। सब कुछ स्टैग्नेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये जब बबल बस्ट होगा तो सबसे बड़ी मार तो पड़ेगी लेबर क्लास पे और कॉमन इंडियंस पे। जो एलिटिस्ट क्लास हैं, जो HNI क्लास हैं, वो तो उसके बेनिफिशियरी रहेंगे, क्योंकि उनके लिए पूरा ग्लोबल मार्केट है। और ये कैसे होता है इसको भी जापान से ही समझाता हूं कि जापान में, पूरी दुनिया में, आप इंडिया में भी सुनते होंगे कि इस कंपनी में जापान के सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट किया है, राइट? बहुत सारी इंडिया की कंपनी है जिसमें जापान का इन्वेस्टमेंट है। वो कौन है? सॉफ्ट बैंक के पास किसका पैसा है? उन्हीं लोगों का पैसा है जो जापान में जब बबल बस्ट हुआ असेट का, उसके बेनिफिशियरी रहे। उन्होंने अपने आप को इमीडिएटली मूव कर लिया ग्लोबल मार्केट की तरफ। बल्कि कहा तो यह भी जाता है कि जापान में कुछ लोगों ने इसका इतना फायदा उठाया, खासकर जो मनीड क्लास था, कि जब बैंक्स वहां पर 0% के इंटरेस्ट पर पैसा देने लगे तो जापान के बैंक से पैसा उठाया, यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो ये जो हम कह रहे हैं कि असेट बबल बस्ट होगा, इसमें वेल्दी क्लास को फर्क नहीं पड़ेगा, मार पड़ेगी इंडिया के 95% पे। क्योंकि इंडिया में एक मोटा एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप महीने के 25,000 कमाते हैं तब आप डेमोग्राफी के टॉप 10% में हैं। तो आप समझिए कि फायदा कौन उठाएगा? टॉप के 1-2% लोग ही तो फायदा उठाएंगे। ये बताइए, दुनिया में 8 बिलियन की पॉपुलेशन है और सिर्फ 3,000 बिलियनियर्स हैं। अब ऐसे में ये जो बिलियनियर्स के पास पैसा है, जो सब तरफ से निकाल के इकट्ठा हो गया है, और उसमें हमारे दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ पर भी बहुत एक्विजिशन हुआ है और एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इकोनॉमी को करेक्शन की तरफ कैसे लाया जाए? हर साल इंडिया में फिगर जब रिलीज होती है, इतने बिलियनर बढ़ गए। मैं उन लोगों से ही एक सवाल पूछ देता हूं कि ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? बिलियनर का बढ़ना किसी भी सोसाइटी में, और इंडिया इन टर्म्स ऑफ बिलियनर आज वर्ल्ड में नंबर 3 है, तो किसी भी इकोनॉमी में बिलियनर का बढ़ना अच्छी खबर नहीं होती है। ये वेल्थ इनइक्वालिटी का सिंबल होता है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल और किया। आपका सवाल यह है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसको कंट्रोल करने का उपाय तो यही है कि आपको वेल्थ टैक्स लगाना पड़ेगा, इनहेरिटेंस टैक्स लगाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? था भारत में। हाँ, नहीं तो क्या होगा? एक नारायण मूर्ति निकलेंगे,
पूरी बेशर्मी के साथ अपने आप को, उनकी वाइफ भी सिंपल मूर्ति बताएंगी, पूरी बेशर्मी के साथ कहेंगे 70 घंटे यूथ को काम करना चाहिए। उनका ग्रैंडसन यूके में बॉर्न होगा, 250 करोड़, उसको बॉर्न होने का रिवार्ड उसको 250 करोड़ मिल जाएगा। तो आप अगर वेल्दी पे वेल्थ टैक्स नहीं लगाएंगे, इनहेरिटेंस, एक लड़का जो पैदा हुआ है, पहली सांस लिया है, उसको 250 करोड़ मिल गए, उस पर इनहेरिटेंस टैक्स क्यों नहीं होगा? और अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाएंगे, वेल्थ टैक्स नहीं लगाएंगे, तो आपका चूंकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है। मैं आमतौर पर जब कह देता हूं पब्लिक में कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, तो लोग कहते हैं पहले से इतना टैक्स का बोझ है, आप बढ़ाने की बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आम आदमी पे नहीं, वेल्दी पे बढ़ाइए, इनहेरिटेंस पे बढ़ाइए। आम आदमी पे तो आपको जितना रिग्रेसिव टैक्सेशन है, देखिए लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहेंगे एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगाओ। अरे भाई, एक मजदूर 5 रुपए की बिस्किट खा रहा है, आप उस पर टैक्स लोगे? ले ही रहे हैं, आप ले रहे हैं। लेकिन एक एलिटिस्ट क्लास का 100 करोड़ का की फैमिली में पैदा हुआ बच्चा भी अगर दूध पी रहा है, उस पर भी वही टैक्स दे रहा है जो एक रिक्शे वाले का बच्चा दे रहा है। तो जरूरत तो वहां खत्म करने की है ना। वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स पे सीरियस डेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। अनफॉर्चुनेटली इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो, और मैं देखिए कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि आज बीजेपी को ये लोग फंड कर रहे हैं, कल किसी और पार्टी की सरकार आएगी, ये लोग लॉयल्टी शिफ्ट नहीं करेंगे? जैसे ही सरकार बदलेगी, सब के सब अपना लॉयल्टी शिफ्ट कर लेंगे, संबंध खराब नहीं करेंगे, थोड़ा इधर भी देते रहेंगे, बाकी उधर अभी भी ये लोग क्रम्बिंग तो कर ही रहे होंगे, बाकी पार्टियों को क्रम्स तो दे ही रहे होंगे कि वो चुपते अगर रहें नहीं गाना। दे रहे होते, अगर नहीं दे रहे होते, एक तो ऐसे भी दे रहे हैं, इसका एडीआर की रिपोर्ट में है कि हर पार्टी को मिल रहा है, अगर नहीं दे रहे होते तो बाकी पार्टीज पॉलिटिकल फंडिंग का विरोध क्यों नहीं करती है खुलकर? सही कह रहे हैं आप, मैं ये बिल्कुल एग्री करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो अपोजिशन में भी बैठे होते हैं, इनको ये पता होता है कि ठीक है अभी हम अपोजिशन में हैं, जब हम रूलिंग पार्टी में आएंगे, अभी तुमने उधर जितना ज्यादा दिया है उतना हम कंपेंसेट कर लेंगे। तो इसीलिए वेल्दीज पे वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स लगाने से ये लोग बचते हैं जी, लेकिन इसको क्या पब्लिक में ये आवाज अब नहीं उठनी चाहिए? एग्जैक्टली मैं पिछली बार भी मैंने बात की थी, और ये जो अबाध छूट है, कोई रोक टोक ही नहीं कि आप कितना भी एक्वायर कर सकते हैं, कितना भी अमीर हो सकते हैं। उसने ना सिर्फ ये कि कॉरपोरेट में तो किया ही किया है, हमारे यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उस तक को उसमें लपेट लिया है। और उनके पास इतना कांस्टेबल के पास 100 करोड़ निकल रहा है। आप बताइए, कभी करप्शन का लेवल ये होता था कि किसी के पास करोड़ 2 करोड़ है तो बहुत करप्ट आदमी है। आज 50 करोड़ 100 करोड़ लोगों के घर से कैश मिल रहे हैं। करप्शन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि किसी ब्यूरोक्रेट के किसी प्राइवेट घर में जो केयर टेकर लड़का है वो भाग जाता है, 50 करोड़ रुपए कैश लेकर भागता है। अब उसकी एफआईआर भी नहीं हो सकती है जी, क्योंकि वो पैसा, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ रही है, अनऑफिशियली ढूंढ रही है। तो करप्शन का लेवल तो इतना बढ़ गया है। अब ये वो चीजें हैं जो हम लोग आम तौर पे न्यूज इंडस्ट्री में होने की वजह से सुनते हैं। एविडेंस नहीं होता है, हम खुलकर कोई नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम जानते हैं कि करप्शन का लेवल क्या है। करप्शन के जब मैंने एग्जांपल दिया सेक्शन 17A, मैं तो पूछता हूं कि जिस दिन 17A डाइल्यूट हो रहा था, आमतौर पे पार्लियामेंट में कुर्सियां चलती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग वेल में आ जाते हैं। जब सेक्शन 17A डाइल्यूट हो रहा था तो अपोजिशन क्या कर रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग सर्टेन चीजों पे सबके बीच में है। आज मैं अपने वालों को बचा रहा हूं, कल तुम भी तो अपने वालों को बचाओगे। कोई ऐसी अच्छी बात मैं सुनना चाहती हूँ ये अपने दर्शकों के लिए कि जिससे उनका उत्साहवर्धन हो, थोड़ा वो अच्छा फील करें। अब जब इकॉनमी ख़राब होती है तो कोई सेक्टर तो ऐसा होता होगा जहाँ आप जा कर के कुछ अपने लिए व्यवस्था कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर महामारी आई हुई है तो अस्पतालों को और कफन की दुकानों को तो फ़ायदा ही हुआ था ना। ऐसा कोई सेक्टर है? कोई तो देखिए, ये पैरेलल ही गलत होगा, क्योंकि कोविड के टाइम में जो हॉस्पिटल्स को फायदा हुआ वो फायदा नहीं था, वो एक्सप्लॉयटेशन था। किसी भी क्राइसिस में फायदा होना और किसी एक सेक्टर का दूसरे को एक्सप्लॉयट करना, पब्लिक को एक्सप्लॉयट करना, ये दोनों दो अलग चीजें होती हैं। कोई सिल्वर लाइनिंग इस समय अगर मैं पूरी इकोनॉमी को देखूं तो एक ही सिल्वर लाइनिंग है। क्या आप इवॉल्विंग इकोनॉमी के लिए, नॉलेज ड्रिवन डोमेन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं?
क्या आप फाइनेंशियल नॉलेज अपनी बढ़ा रहे हैं? ट्रस्ट मी, अगला गेम चेंजर एक एवरेज इंडियन के लिए जो खानदानी पैसा लेकर नहीं आया है, उसके लिए अगर कुछ गेम चेंजर है तो फाइनेंशियल नॉलेज और अवेयरनेस है। लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज और अवेयरनेस में भी एक चीज के लिए केयरफुल रहना है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड चूंकि आगे चलकर बहुत ल्यूक्रेटिव होते जा रहा है, तो इसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। आपको फाइनेंशियली खुद को अवेयर करना है, ग्लोबली रेलिवेंट बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट जो वेव आएगा, नेक्स्ट जो इकोनॉमिक साइकिल होगी, वो हो सकता है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की साइकिल हो, और उस ग्लोबल इकोनॉमी साइकिल के लिए आपको ग्लोबली रेलिवेंट होना होगा। आपको फाइनेंस में स्टॉक मार्केट से लेकर जितनी इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं उसको सीखनी पड़ेगी। यंग लॉट के लिए एआई जो है वो नए अपॉर्चुनिटीज भी लाएगा। जॉब्स कम होंगी का रोना मत रोइए, आप ये देखिए कि जो नए इवॉल्विंग जॉब्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन हमेशा रहेगा, सेल्स हमेशा रहेगा, उसी तरीके से और भी नई चीजें इवॉल्व होंगी। आप क्या उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? एक बात याद रखिएगा, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। मतलब मुझे अंदाज़ा था कि कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास है नहीं बात करने के लिए, और वही लग रहा है। बहुत शुक्रिया आने के लिए। और दुबई को लेकर के ओवरऑल जो पिक्चर खड़ी हुई है, हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हम अपने देश में कहाँ पर इन्वेस्ट करें। इस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं, और एक लैमेंट है जो अपर मिडिल क्लास है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं उसके बदले में हमें बेसिक्स चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, दिल्ली के पानी में यूरेनियम है कहीं कहीं, तो हमारी हवा, पानी और बेसिक सिक्योरिटी वो सब कुछ चला गया है। तो अगर हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को, अपनी सड़कों को, अपने हवा पानी पर अगर हमारी सरकार काम करे तो ये जो वेल्थ ड्रेन है इसको रोका जा सकता है। ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा था, उसको ट्रंप ने रोक दिया है और दूसरे मुल्कों ने रोक दिया है। वेल्थ ड्रेन को कैसे रोका जाए उस पर हमें काम करना होगा। यूथ को आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाना होगा। यूथ को आपने जो डेमोग्राफिक लायबिलिटी बना दिया है, सिर्फ इस एक फोकस के साथ पूरे देश की इकोनॉमी और सोसाइटी बदली जा सकती है। यूथ ही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।